हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी का मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज है 31 दिसंबर और ये हमारे साल का आखिरी दिन है। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम मिलेंगे आपसे 2026 में। 2025 की हमारी आखिरी मुलाकात है। 2026 में जितनी भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उनमें हमारी एक सीट पक्की होगी, ऐसा हमें विश्वास रखना है, ये हमें दृढ़ निश्चय कर लेना है, ठीक? तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये आज हमारे एलटी मेन से एलटी से रिलेटेड है ही नहीं। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी जो नई वैकेंसीज़ हमारी आने वाली हैं 2026 की। उनसे रिलेटेड जो भी आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म भरेंगे। कुछ लोगों ने एलटी में भरा है, कुछ लोग 2026 में भरेंगे। तो जिन्होंने एलटी का प्री दिया है वो तो मेंस देंगे ही देंगे। तो उनको कुछ बताना है नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये आप सबको पता है। लेकिन आज हम चर्चा उन लोगों की करेंगे जो पहली बार कोई फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। यानी कि जो टीजीटी, पीजीटी में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो क्या पढ़ें? कहाँ से पढ़ें? यानी कि हमारे सीटों की संख्या जो 2026 में होगी, वो कितनी होगी? वो 30,000 प्लस सीटें होने वाली हैं। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें? होम साइंस में हमें पढ़ना क्या है? शुरुआत कहाँ से करनी है? क्या छोड़ें हम? क्योंकि बुकें हमारे पास बहुत मोटी-मोटी हैं। तो क्या हम सारी बुकों को पढ़ पाएँगे? इसमें से हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करना है? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें? इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो आप में से जो लोग पुराने हैं, उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम जो है लगभग 1 साल में हमने अपने पूरे टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस को कवर अप किया था। तो आप में से जितने भी लोग पुराने हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस चैनल पर पूरे ईमानदारी के साथ आपका टीजीटी और पीजीटी का जितना भी सिलेबस है सब कुछ कवर अप करवाया गया है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी, थियरी के माध्यम से भी, टॉपिक वाइज़ भी टेस्ट हुए हैं आपके। साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर भी डिस्कस किया है। बीच में थोड़ी-सी समस्या होने की वजह से गले में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लासेस जो है नहीं हो पा रही थी। हालाँकि मैंने सोचा था कि आज की क्लास लंबी कर लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबी क्लासेस हो पाएँगी। तो फिर से वो दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए क्लासेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग आराम से पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा। अपने प्रत्येक ब्रांच के टॉपिक को हो सके तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि होम साइंस में हमें पढ़ना क्या होता है। वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर लोगों से पूछा जाए कि होम साइंस क्या है, तो उनकी एक अवधारणा होती है कि होम साइंस में तो खाना बनाना सीखा जाता है। मतलब अगर आप किसी से ऐसे कहें कि हमने होम साइंस पढ़ा है, तो उनका एक ही जवाब होता है, खाना तो अच्छा बना लेती होंगी। ये आपने सुना ही होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमें जो लोग नए हैं, हालाँकि आपने बीए में एमए में जो लोग बीए किए हैं, एमए किए हैं, सबको हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कई ब्रांच पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हमें सटीकता के साथ किन ब्रांचों को पढ़ना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें जो पढ़ने होते हैं वो यही 5 मुख्य ब्रांच होते हैं हमारे। आपसे पूछा भी जाता है कि गृह विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएँ हैं? तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से रेडी हो गया क्या कि 5 शाखाएँ होती हैं। हमारे गृह विज्ञान में कितनी प्रमुख शाखाएँ होती हैं? तो 5 प्रमुख शाखाएँ होती हैं हमारे गृह विज्ञान में। कौन-कौन सा? एक तो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ये जिस तरह से मैंने लिखा है ये कोई क्रम नहीं होता है।
हमें बस अपने पाँचों ब्रांच का नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ ब्रांच का नाम लिख दिया है, आपको ये अरेंज नहीं करना होता है कि आपको इसे क्रम से लगाने के लिए पूछेगा। बेसिक सा क्वेश्चन आपका होता है कि गृह विज्ञान की कितनी प्रमुख शाखाएँ होती हैं? तो हमें ध्यान रखना है कितनी शाखाएँ होती हैं, 5 शाखाएँ होती हैं। अगर आप अपना पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे टीजीटी, पीजीटी का, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। हालाँकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे टीजीटी, पीजीटी के लिए, तो आप में से कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे मैम इतना बेसिक सा क्वेश्चन मत करवाइए, हाई लेवल का क्वेश्चन करवाइए। हुआ क्या? एलटी में आपसे काफ़ी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोटा या कम नहीं आंकना है। हमें हर एक पॉइंट को ध्यान रखते हुए, नोट डाउन करते हुए चलना है। और एक सबक हमें और लेनी है क्या? कि हमें लिखने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। आपका टीजीटी, पीजीटी बेशक ओएमआर बेस है, लेकिन फिर भी हमें अपने उँगलियों को थोड़ा-सा तकलीफ़ देना चाहिए। हमें फिर भी हैंड राइटिंग अपनी अच्छी रखनी चाहिए और अपना जो राइटिंग स्किल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम टीजीटी, पीजीटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे या जब हमारी क्लासेस चल रही थी, तो हम आपसे बार-बार एक ही चीज़ बोलते थे कि नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, इससे क्या होता? अगर आप नोट्स बनाते, लिखने की हैबिट होती, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती, आपको आज एलटी के लिए ज़्यादा दिक्कत ना होती। फिर भी अभी भी हमारे पास समय है, तो हम अपनी राइटिंग स्किल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। और हाँ, जो आपका मतलब आपकी कल की क्लास हुई थी, उस क्लास में आप सभी ने बहुत प्यार दिया। आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है क्लास का। उसके लिए आप सभी को दिल से आभार है, आप सभी का दिल से आभार है। आप इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक? चलिए, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पाँचों ब्रांच कौन-से हैं। तो हम यहाँ पर रफ़ली नाम सुन लेते हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे इन सारे के सारे ब्रांच के एक-एक टॉपिक के बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक? यहाँ पर हमने 5 ब्रांच क्या देखा? एक हमने देखा एक्सटेंशन एजुकेशन, एक हमारा है होम मैनेजमेंट, एक हमारा है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, एक हमारा है टेक्सटाइल और एक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक? तो जब हम इन पाँचों ब्रांच को पढ़ लेते हैं, इसी में हम हेल्थ साइंस भी पढ़ते हैं और जो लोग पीजीटी के हैं, उनके लिए फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 5 ब्रांच इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 5 ब्रांच चाहे आप टीजीटी दें, चाहे आप पीजीटी दें, चाहे आप जीआईसी दें, एलटी ग्रेड दें या लेक्चरर का दें या आप नेट का एग्ज़ाम दें या आप इंडिया के किसी भी स्टेट का होम साइंस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये 5 ब्रांच आपसे वहाँ पूछे ही जाते हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें और हमारे होम साइंस का यही 5 ब्रांच मेन होता ही है। बाकी फिजियोलॉजी, रिसर्च, साथ ही साथ आपकी हेल्थ साइंस हालाँकि आप कुछ न्यूट्रिशन साइंस के पार्ट में पढ़ लेते हैं और कुछ एक्सटेंशन एजुकेशन के पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो कोई आपका वो अलग से ब्रांच नहीं है, हालाँकि फिजियोलॉजी आपका अलग से पार्ट होता है, बट उसको हम होम साइंस में एक ब्रांच के तौर पर नहीं देखते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक? चलिए और हाँ, ध्यान रखिएगा चाहे आप किसी भी मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, हम झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं या हम एलटी के लिए पढ़ रहे हैं, हम टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं या हम पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं। ये आपको ये थंबनेल पर इन चीज़ों को देखकर नहीं पढ़ना है। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, आपको अपने जो आपका बेस है, ये हम कहें तो होम साइंस का ये आपका बेस होता है, ठीक? तो ये आपको हर किसी के लिए पढ़ना ज़रूरी है। अब हम एक-एक ब्रांच की बात कर लेते हैं। जैसे अभी तो हमने चर्चा की कि हमारा एक ब्रांच क्या है, हमारा एक ब्रांच होता है एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा। अब प्रसार शिक्षा में हमें पढ़ना क्या-क्या होता है? आप लोगों में से जो लोग भी जिनके पास भी पेशेंस है, वो जाकर चैनल पर एक-एक फ़ोल्डर खोलकर देखेंगे,
सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगी भी कि आपको कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ों को और कहाँ से नहीं पढ़ना है, यानी कि कहाँ से आप सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक? और साथ ही साथ मैं आपको आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, मैंने बना लिया है आपके बुक की एक लिस्ट बना ली है विथ इमेज के साथ में मैंने आपकी बुक लिस्ट तैयार कर ली है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक से बुकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे आप पढ़कर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ पर पूरे की पूरी चीज़ों को लिख कर हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास बुक होगी तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक? चलिए, हम बात कर लेते हैं कि हमें एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना क्या-क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रसार शिक्षा है क्या? अच्छा, मैं आपको प्रसार शिक्षा में क्या-क्या पढ़ना है, ये बताने से पहले आपको बस एक बेसिक सी बात बता दूँ। जैसे जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे, हम कुछ भी पढ़ेंगे तो मतलब आप जाकर क्लासेस देखेंगे पिछली तो 35 से 40, 45 ऐसे क्लासेस हर एक ब्रांच की हुई हैं। आई थिंक 50 प्लस भी क्लासेस हुई हैं, जैसे न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल इन सब की और भी क्लासेस हुई हैं। तो मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको 30 टू 35 के आसपास क्लासेस हमारी हुई हैं और लगभग हर एक क्लास आपकी 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे के आसपास की हुई हैं। तो आपका सिलेबस बहुत लेंदी है, इतना समझिएगा 2 दिन में आप कवर नहीं कर पाएँगे और आपकी क्लासेस पर डे नहीं होंगी, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। तो आप लोग जितने लोग अभी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि ये जितने भी अभी आपको मैंने ब्रांच बताए, इन सभी की क्लासेस थियरी के माध्यम से हमने आपको इसी चैनल पर करवा रखा है। तो आज से ही आप जाइए और एक-एक फ़ोल्डर उठाकर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर डे 2 क्लास, 3 क्लास ऐसे आप देखिए, नोट्स बनाइए। आप जितनी जल्दी नोट्स बना लेंगे, जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप ये सोचें कि मैं कहीं से जाकर पेड कोर्स ले लूँ और 4 दिन में मुझे पढ़ाकर जो है नोट्स बनवा दिए जाएँ, मैं रट्टा मार लूँगा या मार लूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक टाइम देना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक? चलिए, प्रसार शिक्षा में जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात की गई है ग्रामीणों के उत्थान के बारे में, कि हम किस तरह से ग्रामीणों का उत्थान कर सकते हैं। अब उन्हीं के उत्थान के लिए हम कौन-कौन सी योजनाएँ चलाते हैं, कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं, कौन-कौन सी विधियों से लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को किस तरह से उन्हीं के एरिया में रहकर उनको जो है हम व्यवसाय करवा सकते हैं, उनके जीवन स्तर को उठा सकते हैं। बस यही इतनी बात आपको पूरे प्रसार शिक्षा में समझनी है, ठीक? इसके लिए कौन-कौन सी संस्थाओं ने काम किया है, कौन से हमारे सरकारी संस्थाएँ हैं, कौन-सी हमारी गैर सरकारी संस्थाएँ हैं, जिन्होंने ग्रामीणों के उत्थान के लिए बात किया है। ग्रामीण में महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चियों के उत्थान के लिए, नवजातों के उत्थान के लिए मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, तो यही सारी बातें हमारी यहाँ पर की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रसार शिक्षा है क्या, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका मतलब इसको शुरू कहाँ से किया गया। उसके बाद हमारे प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में बात करेंगे। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है? क्यों हमने प्रसार शिक्षा को अपनाया? इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? इसके सिद्धांत क्या होते हैं? यहाँ सबसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप में से अगर कोई पुराना है तो एक बार कमेंट करिएगा, क्या ये सारी चीज़ें आपने पीवाईक्यू में देखी है? अगर आपने क्लासेस ली हैं, मतलब जो पिछली क्लासेस हो रखी हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस सारी ली हैं, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, तो नो डाउट आपके मतलब 125 में से 120 के आसपास, या मैं यूँ कहूँ कि 110 के आसपास बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको मिले होंगे चीज़ें, ठीक? अब 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाए तो वो अलग की बात है। बाकी आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फिर हम इसी में जब सिद्धांतों की बात करते हैं, ये सब हालाँकि आपके कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं। फिर
प्रसार शिक्षण के बारे में बात करते हैं। प्रसार शिक्षण की पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? हम किन प्रसार शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं? कौन-कौन सी पद्धतियों को अपनाते हैं, लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए? जैसे आपने जब बीएड कर रहे थे जब आप, तो आप माइक्रो टीचिंग कर रहे थे। माइक्रो टीचिंग के दौरान आपने कुछ टीएलएम का उपयोग किया होगा, किया है ना? जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब ये मान के चलिए कि कोई जैसे हमें बच्चों को मैप वगैरह बताना है या हमें बच्चों को कोई 3D फिगर लाके दिखा दिए उनको। मतलब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, वो आपके टीएलएम होते हैं। तो जिस तरह से आप बच्चों को समझाने के लिए टीएलएम का उपयोग करते हैं, उसी तरह से ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए उनको रोज़गार उनके उनके ही क्षेत्र में उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए, उनके उत्थान के लिए हमें तमाम विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अगर हम इन्हीं शिक्षण पद्धतियों की बात करें, तो इसी में आप संपर्क विधियाँ पढ़ते हैं। कुछ आपके व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, कुछ समूह संपर्क होते हैं, कुछ आपके जनसंपर्क होते हैं। और बहुत बेसिक-बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जैसे जो आपका लास्ट टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे पूछा था कि व्यक्तिगत संपर्क की विधि कौन-सी है? तो आप किसी से टेलीफ़ोन पर वार्ता कर ले रहे हैं, किसी के घर पर जाकर भेंट कर ले रहे हैं या किसी से जाकर आप व्यक्तिगत तौर पर मिल ले रहे हैं या व्यक्तिगत उसे पत्र लिख कर भेज रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ होती हैं। जनसंपर्क में जब हम बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क करते हैं, तो वो जनसंपर्क कहलाता है। अब जनसंपर्क करने के लिए आप टेलीविज़न का माध्यम ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, रेडियो का सहारा ले सकते हैं। तो ये जैसे इन सब के थ्रू आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक? फिर इसी में हम प्रसार शिक्षण के चरण पूछते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हालाँकि इम्पोर्टेंट सारे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक तरफ से मिलेंगे चैनल पर आप जाकर खोजेंगे तो प्रसार शिक्षा के फ़ोल्डर में जाएँगे, वहाँ पे एक तरफ से आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएँगे, ठीक? फिर हम यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता के बारे में बात करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है? जो जाकर गाँव में लोगों को इन सारी पद्धतियों, इन विधियों के बारे में बताता है, वही आपका प्रसार कार्यकर्ता होता है, ठीक? फिर प्रसार शिक्षण सामग्री क्या होती हैं? इसमें आप प्रसार शिक्षण सामग्री की अगर बात करें, जैसे अभी हमने कहा कि जनसंपर्क के लिए आप टेलीविज़न या रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सामग्रियाँ हो गई। यानी कि आप शिक्षण के लिए किन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ये आपके शिक्षण सामग्री हो जाती हैं। देन इसी में हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो प्रौढ़ों के लिए अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा मतलब प्रौढ़ किस उम्र तक माने जाते हैं? तो 15 से लेकर 35 की जो आयु वर्ग के होते हैं, वो हमारे प्रौढ़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक? इसी के साथ-साथ आपकी औपचारिक शिक्षा और आपकी अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसी में हम बात करते हैं कि भारत में प्रसार कार्य और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रयास मतलब स्वतंत्रता से पहले ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के सामुदायिक विकास के लिए कौन-कौन से कार्य किए गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन-कौन से कार्य किए गए, कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई और कब चलाई गई, इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ-साथ हम कार्यक्रम नियोजन की बात करते हैं, सामुदायिक विकास की बात करते हैं, इसी में हम गृह विज्ञान विषय पर चर्चा करते हैं। गृह विज्ञान विषय क्या होता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से हुई? आपको पता है कि जो हमारा गृह विज्ञान है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने बहुत संघर्ष किए हैं। इसको ऐसे ही स्वीकार नहीं किया जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि गृह विज्ञान भी कोई पढ़ने की चीज़ है। ये तो बच्चियाँ अपने दादी, नानी, मम्मी इन सब से सीख कर देख कर ही सीख जाएँगी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी आवश्यकता महसूस हुई।
इसके लिए काफ़ी संघर्ष हुए। आप जब गृह विज्ञान का इतिहास देखेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि पहले लोग नहीं चाहते थे, मतलब पुरुष प्रधान देश नहीं चाहता था कि महिलाएँ पढ़ें-लिखें। लेकिन एक ऐसा भी तबका था, पुरुषों का ही, जो महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचता था। महिलाएँ पढ़े-लिखें, ऐसा वो सोचता था, ठीक? फिर गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा क्या है? यानी कि गृह विज्ञान में इस प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है या किस तरह से इसका संबंध है, इसके बारे में बात करते हैं और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में यहीं पर हम देखते हैं, ठीक? तो ये तीनों टॉपिक जो होता है, ये आपके गृह विज्ञान से ही संबंधित यानी कि गृह विज्ञान के इतिहास से संबंधित होता है। इतनी चर्चा तो हमारी हो जाती है, हालाँकि इन चीज़ों को हम लास्ट में पढ़ते हैं। देन ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के निमित्त कल्याणकारी कार्यक्रम कौन-कौन से चलाए गए थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ग्रामीण हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो बातें हो रही हैं, ये ग्रामीणों के उत्थान से संबंधित हैं। ग्रामीणों में भी महिलाओं और बच्चों पर जोर दिया गया है। जैसे जब हम बात करेंगे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के निमित्त जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं, वो किसके द्वारा चलाए गए हैं? जैसे आपसे पूछा जाएगा, इसी में आप जैसे कुछ कार्यक्रम हम अगर सीडब्ल्यू मतलब ये आईसीडीएस की बात कर लें, आईआरडीपी इसी मतलब ये सारी योजनाएँ इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसी में जो हमारा अगर हम बात करें कि पोषण के क्षेत्र में, तो पोषण के क्षेत्र में भी कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अगर हम बात करेंगे, तो इसी में आपके जैसे डब्ल्यूएचओ हो जाता है, फाओ हो जाता है, यूनेस्को हो जाता है, यूनिसेफ हो जाता है, मतलब काफ़ी नाम आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। जब हम अपने एक-एक ब्रांच की चर्चा करते हैं, तो आपको याद होगा, हम इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा उसी वक़्त पढ़ लेते हैं। बट हमें अभी आगे पढ़ना है, ये बस उनके लिए है जो पहली बार आए हैं, जो पहली बार टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस से परिचित होना चाहते हैं, वो इस बात को समझें कि हमें किन-किन चीज़ों को पढ़ना है। ये आपके जो अभी 20-25 पॉइंट दिख रहे हैं, ये कम से कम 1-1 घंटे की क्लासेस होती हैं और कम से कम 35 से 40 के आस-पास आपकी क्लासेस चलती हैं ये, ठीक है ना? तो आप पुरानी क्लासेस ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ पर बस आप समझते हुए चलिए कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, ठीक? जब हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर लेते हैं, इसी में हम संचार के बारे में बात करते हैं कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या हैं, कार्य क्या हैं, इसके माध्यम क्या हैं, इसी में हम संचार मॉडल की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो इस बार रियलिटी में संचार यानी कि जो आपका संचार मॉडल है, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी ने भी संचार वाला टॉपिक पढ़ा था इस चैनल पर, तो आपको याद होगा कि हमने आपको ये सारे के सारे मॉडल करवा रखे थे। करवा रखे थे? बिल्कुल, आप में से जो लोग होंगे पुराने, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने जो भी एलटी में देखा, उसमें से काफ़ी चीज़ें जो थी हमने मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखी थी। बस फ़र्क इतना था कि उन्होंने कुछ लैंग्वेज में मतलब उन्होंने ऑप्शन इतने पास-पास के रख दिए थे कि हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, है ना? बाकी आप में से कई लोगों का फीडबैक भी मिला तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अभी तक जुड़े हैं साथ में। तो और मैं आपको फिर से बता दूँ, आप में से जो लोग भी अ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिससे आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन को मेरे तक पहुँचा सकते हैं। ठीक? चलिए, फिर इसी में हम नवाचार की बात करते हैं। इसमें से आपको कुछ काटना-छाँटना नहीं है। आप चाहे टीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की बात कर रहे हो, चाहे आप ईएलटी की बात कर रहे हो, आप चाहे राजस्थान टीजीटी, पीजीटी की बात कर रहे हो, आप नेट की बात कर रहे हो, आप झारखंड, आप बिहार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सब को, इन सारे टॉपिक को आपको रट जाना है। आपको एक-एक पॉइंट यहाँ से याद कर लेना है। ठीक? चलिए। आगे हम चर्चा करें, तो ये हमारा इतना हमें 25 पॉइंट हमने देखा कि हमें अपने एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना है। हालाँकि यहाँ पे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 1-2 पॉइंट आपका छूटा भी है, तो कोई बात नहीं, जब आप सिलेबस देखेंगे यानी कि जब आप अपने फ़ोल्डर में जाएँगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। कुछ भी वहाँ पर छूटा नहीं है। ठीक?
चलिए, अब चलते हैं हम एक दूसरे ब्रांच की तरफ जिसका नाम है टेक्सटाइल। क्या नाम है? जिसका नाम है टेक्सटाइल। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में। वस्त्र विज्ञान और परिधान हमारा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं, तो वस्त्र विज्ञान में हालाँकि यहाँ तो मैं आपको बस पॉइंट-पॉइंट बता रही हूँ। जब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसका पोस्टमार्टम ऐसे करते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग का जो ये आपका सिर्फ़ जो इंट्रो क्लास होती है, उसमें ही कम से कम हमारे पचासों क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, उँगलियों पे हमें याद होते हैं, है ना? चलिए, हम देख लेते हैं एक बार कि हमें वस्त्र विज्ञान और परिधान में पढ़ना क्या-क्या है। जैसे वस्त्र विज्ञान का महत्व क्या है? वस्त्रों का महत्व क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वस्त्र हमारी पहचान होते हैं। जैसे अगर हमारे आस-पास 4-6 स्कूल हैं, तो हर स्कूल का अपना यूनिफ़ॉर्म होता है और हर बच्चा अपना यूनिफ़ॉर्म पहन के जाता है। वो हमें ये नहीं कहता कि हम फलाँ स्कूल के हैं। हम उसके वस्त्र से ही जान जाते हैं कि बच्चा किस स्कूल का है। एक डॉक्टर होता है, हमें वो बताता नहीं कि हम डॉक्टर हैं, उसके ड्रेस से हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर है। एक सोसाइटी में जब हम जाते हैं, अगर हमारे कपड़े फटे-पुराने, गंदे हैं और वहीं कोई एक अच्छा कपड़ा पहन कर आया है, कहने का मतलब कि जो ये हमारे वस्त्र होते हैं, ये हमें सामाजिक मान-प्रतिष्ठा भी दिलाने का कार्य करते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं और वस्त्र सिर्फ़ हमारे शरीर की नहीं, आप ये देखिए, आप कल्पना करिए, अगर एक दिन आपके पास वस्त्र ना हो, आपका दिन कैसा जाएगा? मतलब हम बिना वस्त्रों की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। हमारे आस-पास हम जिस बिस्तर पर सोते हैं वो भी हमारा वस्त्र ही होता है। जिस सोफ़े पे बैठते हैं वो उसकी भी कल्पना हम बिना वस्त्र के नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों में पर्दे लगे होते हैं। हमारे किचन में जो टॉवल रखे होते हैं, वॉशरूम में जो टॉवल मतलब हम बिना वस्त्रों की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा एक भी दिन ऐसा जाए जिसमें हम वस्त्रों का उपयोग ना करें। तो वस्त्र की महत्ता को हम चंद शब्दों में ही बयाँ नहीं कर सकते हैं। इसके महत्व के बारे में समझते हैं। हम रेशों के गुण के बारे में समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम जब रेशों के बारे में बात करेंगे, कपास हो गया, लिनन हो गया, इन सब के गुण क्या होते हैं? कौन-सा हमारा रेशा फैलता है, कौन-सा चमकीला होता है, कौन-सा गर्माहट देता है, कौन-सा ठंडापन देता है, ये सारी चीज़ें हम वस्त्रों में देखते हैं। इसी के साथ-साथ रेशों का वर्गीकरण करते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं रेशे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में भी आपके प्राकृतिक में भी आपके 3 होते हैं, जो कि एक प्राकृतिक में वानस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं, एक आपके जांतव जगत से प्राप्त होते हैं और एक आपके खनिज जगत से प्राप्त होते हैं। वानस्पतिक में भी आपको बीज, तना, पत्ता इन 3 जगहों से प्राप्त होता है। जांतव में आपको 2 रेशे मिलते हैं, जो कि ऊन और आपके रेशम होते हैं। बाकी खनिज तो आप जानते ही हैं, एस्बेस्टॉस, सोना, चांदी। हालाँकि जो आपका एलटी का पेपर हुआ था, उसमें भी आपके खनिज वाले रेशे पूछे सॉरी हाँ, ये आपके खनिज वाले रेशे पूछे गए थे और एक आपसे कृत्रिम रेशे के बारे में पूछा गया था। साथ ही साथ वूल के बारे में भी पूछा गया था, यानी कि जो हमारा ऊन होता है, ऊन के बारे में भी पूछा गया था। और मैंने आपको बताया था कि ऊन में हमारी 3 परतें होती हैं और किस तरह से हमने आपको एक-एक परत के बारे में बताया था। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होंगे, है ना? फिर जब हम रेशों का वर्गीकरण कर लेते हैं, तो इसी में हमारा कपास, लिनन, रेशम, जूट ये सारे हमारे प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। प्राकृतिक में भी जो आपका ये कपास है, जो आपका लिनन है और ये जूट है, ये वानस्पतिक जगत से प्राप्त होता है। जबकि जब हम रेशम की बात करते हैं, तो रेशम हमारा जांतव जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। हालाँकि इसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो हमारा घंटे भर की क्लास यहीं निकल जाएगी। बाकी के हमारे जो टॉपिक हैं, जो हमें देखने हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ने हैं, वो सारे छूट जाएँगे। तो आप में से जो लोग भी इन सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास टाइम बहुत नहीं है, आप जाकर चैनल पर इन सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक? चलिए, फिर इसी में हम देखते हैं ऊन। ऊन के बाद हमारा प्राकृतिक
रेशा जो होता है यही इतना हम प्राकृतिक रेशों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी तो जो हमारा हेम्प हो गया, सीसल हो गया, मनीला हो गया, कापोक हो गया, इन सब के बारे में बहुत थोड़ा-थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं। बाकी इनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं रेयॉन की, जो कि एक आपका मानव निर्मित रेशा होता है, सेलुलोजिक रेशा होता है और पहला आपका मानव निर्मित रासायनिक रेशा आपका नायलॉन होता है। नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ऑरलॉन हो गया, इन सब के बारे में हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन इन तीनों के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब हम अपने वस्त्र को बना लेते हैं ना, जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले रेशे से स्टार्ट करते हैं। रेशे से हम बनाते हैं धागा। रेशे के बाद हमारा क्या बनता है धागा और रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग के बाद जब हमारा धागा बन जाता है तो धागे की वीविंग करके यानी कि बुनाई करके हम उससे कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बनाने के बाद हम उस पर कुछ परिसज्जाएँ करते हैं। परिसज्जा करने के बाद जो हमारा कपड़ा होता है वो पहनने योग्य कपड़ा बन पाता है। जब हमारा कपड़ा बन के तैयार होता है ना, बहुत गंदा होता है, वो हमारे पहनने लायक नहीं होता है। उसपे तमाम प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं, परिसज्जाओं के बाद वो पहनने लायक होता है। तो फिर हम परिसज्जाएँ करते हैं, परिसज्जाओं में जैसे आपका हमारे कपड़े चौरस होते हैं, मतलब टेढ़े-मेढ़े होते हैं, उन्हें हमें चौरस बनाना पड़ता है। कुछ पे हमें बीटलिंग परिसज्जा करनी पड़ती है, कुछ पे हमें टेंटरिंग करना पड़ता है। ये सब टर्म होते हैं परिसज्जा के, पूछे जाते हैं आपसे। कुछ रासायनिक परिसज्जाएँ होती हैं, कुछ हमारे यांत्रिक परिसज्जाएँ होती हैं। जैसे हम कुछ वाटर प्रूफ कपड़े बनाते हैं, मोथ प्रूफ कपड़े बनाते हैं और साथ ही साथ हम अपने जो वेटिंग प्रोसेस करते हैं, कैलेंडरिंग करते हैं, सेन्फोराइज़िंग करते हैं, सिनाइज़िंग करते हैं, मतलब तमाम प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं। इन परिसज्जाओं के बाद हमारा कपड़ा जो होता है वो पहनने लायक होता है। लेकिन जब हमारा जो कपड़ा पहनने लायक हो जाता है, आपने देखा होगा जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे जो भारत है, भारत में विविधता में एकता है। यानी कि हमारे जो भारत है इसमें विविधताएँ पाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं बांधनी की, तो राजस्थान में हमारी बांधनी बनाई जाती है। पटोला गुजरात की बात कर लेते हैं, चिकनकारी लखनऊ की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आपका ये हमारा बनारस का ब्रोकेड हो गया और हमारे ढाका का मलमल हो गया, बंगाल का कांता हो गया। तो कुछ हम कढ़ाई हो गए, परिसज्जा हो गए मतलब कुछ हमारी एम्ब्रॉयडरीज़ हो जाती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार की जो कढ़ाइयाँ की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र पहने जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर जब हम अपने वस्त्रों को पहनते हैं तो हमारे वस्त्रों में दाग धब्बे लगते हैं, उन दाग धब्बों को हम छुड़ाने का काम करते हैं। किन एजेंटों का प्रयोग करके हम अपने दाग धब्बों को छुड़ाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। रासायनिक रेशे, अभी-अभी हमने देखा जो नायलॉन हमारा पॉलिएस्टर है, ये हमारे रासायनिक रेशे होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देन इसी में हम धागा निर्माण की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। हालाँकि जब हम बात करते हैं अपने एक-एक रेशे के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम धागा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के धागों की चर्चा हम यहीं पर कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं कताई, यानी कि स्पिनिंग क्या होता है? धागा निर्माण में ही स्पिनिंग की विधियाँ होती हैं कई, उन विधियों को पढ़ते हैं। देन बुनाई की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था अभी बुनाई की एक विधि नहीं होती है, बुनाई में आप वीविंग करते हैं, आप नीटिंग करते हैं और एक आप फेल्टिंग पढ़ते हैं। आपने टापा क्लॉथ के बारे में आपसे पूछा गया था अभी-अभी हाल के एग्ज़ाम में, आपसे नमदा के बारे में भी पूछा गया था, तो जो कि हमारा फेल्टिंग विधि होती है, फेल्टिंग विधि से हम कपड़ा बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, नमदा होता है। रंगाई-छपाई की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की छपाई की जाती है, जैसे हम बात करें कलमकारी, अजरक, हमारे पटोला हो गया, तो तमाम प्रकार की छपाई होती हैं, जैसे रोलर प्रिंटिंग हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो गया। इसी में हम रंगाई की बात करते हैं, तो रंगाई की भी कई विधियाँ होती हैं, जैसे हम कुछ रेशों को रंग लेते हैं, हम धागे को रंग लेते हैं, हम कपड़े की भी रंगाई कर देते हैं। तो ये सारी हमारी विधियाँ होती हैं, जो कि हम टेक्सटाइल में पढ़ते हैं।
देन हमारे भारत के परंपरागत वस्त्र पढ़े जाते हैं, परंपरागत कढ़ाई पढ़ी जाती है, जैसे पंजाब की फुलकारी हो गई, हमारे बंगाल का कांथा हो गया, गुजरात का पटोला हो गया। तो हम भारत के परंपरागत वस्त्र और जो हमारे परंपरागत कढ़ाई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं वस्त्रों का चुनाव, यानी कि किस अवसर पर हमें कैसे वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, बच्चे के लिए किस प्रकार के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, वृद्धों के लिए किस प्रकार के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, महिला के लिए किस प्रकार के वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। अगर कोई महिला लंबी है, छोटी है, मोटी है, तो उससे किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए। गर्मी के लिए कैसे वस्त्र उपयोगी होते हैं, ठंडी के लिए कैसे वस्त्र उपयोगी होते हैं, इन सारी बातों का हमें यहाँ पर ज़िक्र करना होता है। देन वस्त्रों की देखभाल होती है, यानी कि अब जब हम वस्त्र पहन रहे हैं, जैसे जिन वस्त्रों को हम ठंडी में पहनते हैं, उनको गर्मी में तो नहीं पहनेंगे। अब गर्मी में नहीं पहनेंगे, उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, हमें उन्हें कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, इन सारी बातों पर भी हमें चर्चा करनी होती है। धुलाई के बारे में चर्चा करते हैं, हम नील के बारे में भी चर्चा करते हैं कि किस कपड़े पर नील लगाया जाता है, कौन-कौन से नील का उपयोग किया जाता है। इन सब की चर्चा हम इसी में करते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सिलाई मशीन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बात हो रही है टेक्सटाइल की, तो बिना सिलाई के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो बात करते हैं हम सिलाई मशीन की, सिलाई मशीन के पुर्जों की, विभिन्न प्रकार के जो पुर्जे होते हैं, उनका काम क्या होता है? अगर किसी काम में कोई बाधा आ रहा है, तो मशीन का कौन-सा पुर्जा ज़िम्मेदार होगा और क्यों ज़िम्मेदार होगा? उसे हमें कैसे सही करना है, अपने किन-किन सुइयों का प्रयोग करते हैं, कितने नंबर की सुई किस वस्त्र के लिए उपयोग करते हैं, इन सारी बातों को हम यहीं पर पढ़ते हैं। तब जाकर हमारा टेक्सटाइल यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक? सॉरी, अभी तो आपके कढ़ाई और टाँके बचे हैं, हालाँकि हमने अभी-अभी ऊपर ही बात कर लिया था, कढ़ाई वगैरह के बारे में चर्चा कर लिया था। तो उम्मीद है कि आपको आपके 2 ब्रांच समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको एक साथ इसलिए चर्चा कर दे रही हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो आप में से जितने भी लोग पहली बार आए हैं और अपने इस टीजीटी, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी 2026 में आने वाला है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ, हम पहली बार आए हैं और आपको सेशन अच्छा लगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक साथ ही यहाँ पर मिल गई हैं। उम्मीद है कि आपको इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक? चलिए, हमने 2 ब्रांच की चर्चा कर ली, चलते हैं अब तीसरे ब्रांच पर, जिसका नाम है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट हमारा तीसरा पार्ट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये तीसरे नंबर पे ही हमें पढ़ना है, आपको किसी भी क्रम में पढ़ें आप। ये जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन था और जो हमारा होम मैनेजमेंट है, ये दोनों हमारे छोटे टॉपिक हैं। छोटे टॉपिक नहीं, मतलब इसमें तभी भी और जो हमारे ब्रांच है उनकी अपेक्षा कम पढ़ना होता है और नंबर यहाँ से अच्छे मिलते हैं। तो टॉपिक कोई भी हो, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं होम मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंधन की बात करते हैं, तो हमें इसके अर्थ, इसके महत्व, इसकी कुछ परिभाषाएँ, जैसे आपने देखा होगा, पूछ लिया जाता है कि गृह प्रबंध को संस्कृति की जड़ किसने कहा है, बाँध से तुलना किसने की है, एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा है। ये कुछ परिभाषाएँ इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनको आपको ध्यान रखना होता है और एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आप जब होम मैनेजमेंट की पहली क्लास देखेंगे, पहली तो नहीं, आपको दूसरी में मिलेगा, क्योंकि पहली में तो हमने इन्हीं सब के बारे में चर्चा किया है। जब आप दूसरी क्लास देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल पॉइंट में परिभाषाएँ मिल जाएँगी, तो उन्हें रट जाइएगा। ये आपसे मेरी गुज़ारिश है, ठीक? चलिए, गृह प्रबंध के बारे में समझते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा, इसके महत्व के बारे में समझते हैं। गृह प्रबंधन में महत्व एवं प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और इसको तो मैं क्या ही कहूँ, हज़ारों बार आपको बता चुकी थी और आपकी एलटी में भी आ गया था। देख लीजिए, मतलब आप ये समझिए कि जो आप इंट्रो की क्लास लेते हैं, वहीं से मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ़ इंट्रो वाली क्लास से ही आ गए थे। जैसे जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि जब मैं टेक्सटाइल की चर्चा करती हूँ, तो नमदा, टापा, ये सारी चीज़ें वहीं पर आपकी आ जाती हैं। ये आपका
मतलब प्रबंधन की प्रक्रिया, संचार के बारे में, यशस्वी मॉडल तो हम भूलते नहीं हैं। मतलब अगर आप ईएलटी में रिकॉल कर पा रहे हो, ईमानदारी से बताइएगा जिन्होंने सारे ब्रांच पढ़ रखे हैं, आप ईमानदारी से मुझे बता दीजिएगा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, जो हम ऐसे ही अपने इंट्रो की क्लास में ऊपर-ऊपर से पढ़ते चले जा रहे थे, उसी में से आए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप पूरी क्लासेस पढ़ लेंगे और देन आप ईएलटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ, आपने स्टार्टिंग में ही कितनी चीज़ों को गेन कर लिया है। ठीक? चलिए, जो आपका प्रबंध प्रक्रिया है, इसके 3 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। हालाँकि संगठन को भी बीच में ही रखा जाता है और इसी संगठन में ही कार्यों का बँटवारा होता है। आपसे पूछा जाता है कि कार्यों का बँटवारा प्रबंधन के किस चरण में होता है, तो इसी संगठन के चरण में किया जाता है। बाकी ये इसका क्रम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक? चलिए, इसी में हम बात करते हैं गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन-कौन से हैं, तो ये तीनों तत्व आपसे जैसे ये पूछा गया था ना, ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है कि तत्व कौन-कौन से हैं। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? इसमें भी आपको ये बताना है कि निर्णय में प्रबंधन जो आपके प्रबंधन में निर्णय होता है, ये आप जो इसकी प्रक्रिया होती है, इसमें 3 चरण किसने दिए हैं और 5 चरण किसने दिए हैं, ठीक? चलिए, उपलब्ध संसाधन जो कि मानवीय और अमानवीय होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पारिवारिक संसाधन की, तो मानवीय और अमानवीय 2 संसाधन होते हैं। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अगर मैं मिस कर रही हूँ तो आप बताइएगा जो भी एलटी का एग्ज़ाम देकर आए हैं, क्या ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पारिवारिक संसाधन से? बाकी बचत और निवेश ये तो मुझे लगता है हम हफ्ते भर पढ़ते हैं क्योंकि बचत और विनियोग का टॉपिक इतना लंबा है कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है। हम बैंक पढ़ते हैं, हम चेक पढ़ते हैं, बैंक के प्रकार पढ़ते हैं, बीमाएँ पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के आय के स्रोत पढ़ते हैं, बचत के साधन पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हफ्ते भर तो हमारा यही चलता है। देन हम बात करते हैं अब जो गृहिणी है, जो इन सारे कामों को कर रही है, उसके गुण भी कुछ होने चाहिए, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता के बारे में उपभोग क्या है, उपभोक्ता क्या है, बाज़ार क्या है, बाज़ार के साथ-साथ उपभोक्ता की समस्याएँ क्या होती हैं, इस उपभोक्ता शिक्षा क्या है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। उपभोक्ता कौन होता है, जो चीज़ों का उपभोग करता है, जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ लाते हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं। बाज़ार भी आपके समय के आधार पर बाज़ार होते हैं और ग्रामीण मतलब आपके स्थान के आधार पर बाज़ार होते हैं। ये आपके बाज़ार के कई प्रकार होते हैं। उपभोक्ता की समस्याएँ क्या होती हैं? हमें गलत माप-तौल के सामान मिल जाते हैं। कम कीमत वाली चीज़ों को हमसे ज़्यादा कीमत पर ले लिया जाता है। हम बिल नहीं लेते हैं। तो ये उपभोक्ता की कुछ समस्याएँ हैं, तो हमें उपभोक्ता को जागरूक करने की आवश्यकता है, हमें उपभोक्ता को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई हमारे ऐसे संस्थाएँ हैं जो कि कार्यरत हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका कब आया? हम उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? आई थिंक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा भी था। फिर हम बात करते हैं परिवार की। परिवार हमारा क्या है? परिवार की परिभाषाएँ, परिवार के कार्य यानी कि सामाजिक कार्य, जैविक कार्य और नैतिक कार्य, सारे कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार के प्रकार कौन-कौन से हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। संयुक्त परिवार, एकल परिवार इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र, इसकी 3 अवस्थाएँ हैं। बिगलू और राउंट्री का नाम तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो इन परिवार के जो पारिवारिक जीवन चक्र है, यहाँ से भी आई थिंक आपका क्वेश्चन पूछा था, ठीक? तो इसको भी हम पढ़ते हैं। समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन, कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण की बात करेंगे तो मार्विन मुंडेल का नाम नहीं भूलते हैं, जिन्होंने परिवर्तन का वर्ग दिया था। कहाँ पर दिया था? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया था। कब दिया था? 1940 में दिया था। परिवर्तन के वर्ग कितने दिए थे? 5 दिए थे। इसे छोटा करके ग्रास और कैंडल ने 3 किया था, ठीक? इसी में हम धन व्यवस्थापन की बात करते हैं, आवास क्या है और रसोई घर क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम आवास की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि आवास
पहले हम क्या होता था, पहले हम सिर्फ़ पढ़ लेते थे कि हमारा आवास क्या है, मतलब मकान, घर में अंतर क्या है। लेकिन अब क्या है, अब हमसे इसके एक-एक पार्ट पूछा जाता है। सीढ़ी के बारे में पूछा जाता है, हमसे छत के बारे में पूछा जाता है, तमाम प्रकार की खिड़कियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ऐड करके रखी हैं। कहाँ पर? हमने ये सारी चीज़ें अपने प्लेलिस्ट में ऐड करके रखी है और हमने डिस्कस कर रखा है। विभिन्न प्रकार के दरवाजे, विभिन्न प्रकार की खिड़कियाँ, विभिन्न प्रकार के छत, सीढ़ी के पार्ट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। हाँ, आपका ईएलटी के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, ईएलटी का पेपर भले ही आपसे बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछा था, बट ध्यान रखिएगा हाई लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? बाकी जो नेट वगैरह का पेपर देते हैं, वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि क्या चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ हमने पढ़ रखा है, ठीक? फिर हम रसोई घर की बात करते हैं। रसोई घर में एल आकार, यू आकार और हमारे आइसलैंड स्टार वाली रसोई घर, शाही रसोई, तमाम प्रकार की रसोई की चर्चा करते हैं। आंतरिक परिसज्जा की बात करते हैं और इसी में हम कला के तत्व पढ़ते हैं। कला के तत्व से क्वेश्चन आया था और सिद्धांत से भी क्वेश्चन आए थे। रंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिज़ाइन के सिद्धांत, डिज़ाइन, कला के तत्व, रंग, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक आपका ये विग्योर से ही 2 क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो। नहीं तो 1 क्वेश्चन तो याद ही है पूछा था, ठीक? चलिए, आगे उसके बाद हम फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर से क्वेश्चन पूछा था कि शीशम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन आपके ऐसे थे कि आप बता सकते थे फर्नीचर में किया जाता है, ठीक? प्रकाश व्यवस्था करते हैं हम, तमाम प्रकार के लाइट के बारे में बात करते हैं, उनमें कौन-सी गैसें होती हैं, प्राकृतिक हमारी प्रकाश क्या है और कृत्रिम प्रकाश कौन-कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पुष्प सज्जा की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको पचासों बार क्या बताया था, शिंसो हाइकी का नाम बताया था और आपके एलटी में ये आया था। अगर ये आप बेसिक-बेसिक सभी पढ़ के गए थे ना, तो भी आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक? चलिए बाकी पर्दे और खिड़कियों के बारे में तो हमने पहले ही चर्चा कर ली और मतलब फर्श बिछावन क्या होता है जैसे हम रनर की बात कर लेते हैं और आपके कारपेट क्या होता है, रनर क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अपहोल्स्ट्री क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कहाँ पर चर्चा करते हैं, यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक? चलिए, ये तो हमारा खत्म हो गया क्या होम मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि अगले ब्रांच जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। आपकी लंबी क्लास हो रही है, तो थोड़ा-सा कल क्लास लेने में दिक्कत हो सकती है बट कल आपका न्यू ईयर है तो आपसे मुलाकात तो ज़रूर होगी, चाहे 10 मिनट के लिए हो, मुलाकात ज़रूर होगी, ठीक? चलिए, हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। ये हमारा चौथा ब्रांच है, आई थिंक चौथा है। हमने क्या-क्या बात कर लिया? हमने एक्सटेंशन एजुकेशन देखा, हमने टेक्सटाइल देखा, हमने होम मैनेजमेंट देखा, अब हम बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक? यहाँ मैं आपको इतनी जल्दी-जल्दी बता रही हूँ चीज़ों को, इतना थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ, तब भी आपका लगभग 1 घंटे की क्लास हो जा रही है। आप अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यकीन मानिए अगर आप हर फ़ोल्डर के सिर्फ़ इंट्रो क्लास को पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो आप पचासों क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक? चलिए, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम क्या बात करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट है तो बच्चे के विकास की ही बात करेंगे यानी कि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के वयस्क अवस्था तक यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालाँकि चर्चा हमारी जो हो जाती है वो वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ हो जाती है, ठीक? तो जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ़ एक नवजात शिशु की बात ना करके हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करते हैं, ठीक? सबसे पहले हम देखते हैं पहला ही टॉपिक कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, कुछ परिभाषाएँ भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक? देन हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं जो कि हम आई थिंक ये हर क्लास में पढ़ लेते हैं यानी कि इंटर, बीए और एमए हर क्लास में इन चीज़ों को पढ़ते ही पढ़ते हैं। देन वंशानुक्रम और वातावरण, क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम का और वातावरण का, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं।
विकास की विभिन्न अवस्थाओं को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो विकास की अवस्थाएँ हैं, वो किन-किन मनोवैज्ञानिकों ने कितनी-कितनी दी हैं, क्योंकि हर किसी ने अलग-अलग बताया है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो किसी ने शैशवावस्था को 2 सप्ताह बताया है, तो किसी ने 2 माह बता दिया है। किसी ने 2 साल बताया है, किसी ने 1 साल बताया है, किसी ने 3 साल बताया है, तो किसी ने 6 साल तक की अवस्था को भी शैशवावस्था बता दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसने कितना मतलब किसने किस अवस्था तक को क्या बताया है, किस एज तक को कौन-सी अवस्था बताया है। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पर चीज़ों को याद करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक? क्योंकि ये अलग-अलग पूछा जाता है कि फला के अनुसार जैसे इस बार ही मैं बात करूँ तो हर्लॉग के अनुसार पूछ लिया था शैशवावस्था कितनी है? या आपसे पूछ लिया जाता है रॉस के अनुसार कितनी है? ऐसे ही आपके कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सबने अलग-अलग बताया है। कुप्पू-स्वामी को पूछ लेता है, सबका अलग-अलग पूछ लेता है, ठीक? चलिए, मातृकला एवं शिशुपालन यहाँ पर मातृकला शिशुपालन क्या होता है? गर्भावस्था के लक्षण और समस्याएँ। आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान कई समस्याएँ महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं और कई उसके लक्षण भी होते हैं, ठीक? देन इसी में हम देखते हैं कि गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे करनी है। इसी के साथ-साथ गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है। हम मतलब निषेचन से लेकर निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक हम ये देखते हैं कि उसमें कितना विकास हो रहा है, किस मंथ में क्या चीज़ डेवलप हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, इसी में हम प्रसव प्रक्रिया पढ़ते हैं कि प्रसव की कितनी प्रक्रिया होती हैं, किस प्रकार से प्रसव होता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इसी के साथ-साथ हम गर्भपात के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक? शिशु के आगमन की तैयारी और नवजात शिशु क्या है? नवजात शिशु से तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं आपके जैसे नवजात शिशु के शरीर पर लगा हुआ चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है? बच्चे का पहला मल क्या कहलाता है? जिसे हम मेकोनियम कहते हैं और जो कैसोसा वार्निक कैसोसा उसके शरीर पर लगा होता है, उसके शरीर के पेट के बाल को हम लेनगो कहते हैं। ऐसे कई टर्म होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। इसी के साथ-साथ हम बालक के पालन-पोषण की विधियों के बारे में बात करते हैं। शिशु के स्वास्थ्य, सुरक्षा और टीकाकरण की बात करते हैं कि बीसीजी का टीका आई थिंक बीसीजी का और डिप्थीरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीजी जन्म के समय तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि जन्म के समय कौन-सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी किसके लिए होता है? तपेदिक के लिए होता है, ठीक? ऐसे ही फिर हम शारीरिक विकास देखते हैं, क्रियात्मक विकास देखते हैं, कौन-कौन सा होता है, संवेगात्मक विकास देखते हैं, भाषा विकास देखते हैं, सामाजिक विकास। अब ये तो मैंने आपसे कह दिया कि हम क्रियात्मक, संवेगात्मक, भाषा और सामाजिक विकास देखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब हम अ, बात करते हैं विकास की तो जैसे आपके भाषा विकास की बात होगी तो नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। हम इसी में जीन पियाजे की बात करते हैं, कोहल वर्ग की बात करते हैं। तो ये जो हमारे तमाम एरिक एरिक्सन की बात करते हैं, हम ब्रूनर की बात करते हैं और मतलब हम कम से कम 7 से 8 हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि कितने प्रकार की है, कौन-कौन सी होती है, किसने कौन-सी बुद्धि दी है, बुद्धि का मापन कैसे होता है, इसका परीक्षण कैसे होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। खेल क्या है, खेल के प्रकार क्या हैं, किस अवस्था में कौन-सा खेल बच्चा खेलता है, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। फिर किशोरावस्था में विकास कैसे होता है, इस बारे में भी चर्चा करते हैं। विशिष्ट बालक कौन है, समस्यात्मक बालक कौन है, अपराधी बालक कौन है, इन सब पर चर्चा करते हैं। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप जीन पियाजे का नाम लेना नहीं भूलते हैं। इसी के साथ-साथ मतलब इतना पॉइंट तो आपके नोट डाउन है, बाकी कई चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं आपको एक महान व्यक्तित्व का नाम भूल ही गई, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड की थ्योरी इतनी लंबी-चौड़ी है बट हाँ, उनकी थियरी पढ़ के मज़ा आ जाता है। मतलब उन्होंने ना अगर हम उनके एक जिसके लिए उनकी आलोचना काफ़ी हुई है, उन्होंने लिबिडो पर बहुत ज़्यादा बात की है। अगर इस बात को हम थोड़ा-सा इग्नोर करें तो उन्होंने मतलब क्या ही कहें मतलब बहुत अच्छी उन्होंने अपनी जो थियरी दी है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। आप उनके जब अचेतन और चेतन मन को पढ़ते हैं, उनकी जो अवस्थाएँ हैं पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए आप एक बार पढ़कर देखिएगा सिगमंड फ्रायड को, उनकी थ्योरी लाजवाब है, ठीक?
चलिए, तो ये हमने मोटे तौर पर बात कर ली कि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है। बस कहने के लिए हो गया, बाकी आप इसकी 50 प्लस क्लासेस देखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं अपने 5वें ब्रांच, जो कि हम अपना लास्ट ब्रांच रखेंगे। बाकी आपके फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस को कल हम चर्चा करेंगे। उसी वक़्त हम आपसे चर्चा कर लेंगे कुछ बुकों के बारे में कि कौन-कौन सी बुकें आप प्रेफ़र कर सकते हैं, कौन-कौन सी बुकों को आप पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। कुछ बुकें हैं जो कि बहुत ही आप पढ़ेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। कुछ बुकें हैं जिसमें लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ़ है, ठीक? चलिए, सबसे पहले तो हम अपने इस लास्ट ब्रांच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट ब्रांच आपका न्यूट्रिशन साइंस है। हम इसे लास्ट ब्रांच नहीं कह सकते हैं, बट जैसे हम अभी क्रम में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा 5वां ब्रांच है। इससे पहले हमने आपको बताया कि आपके 2 ब्रांच नहीं कह सकते हैं, 2 और अभी आपके ब्रांच ही कह लीजिए, हेल्थ साइंस और फिजियोलॉजी पढ़ने हैं। तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक? चलिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आहार पोषण। आहार क्या है? संतुलित आहार क्या होता है? असंतुलित आहार क्या है? पोषण क्या है? पोषण में सुपोषण, कुपोषण, आई थिंक कुपोषण से सवाल पूछा गया था, ठीक? सुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? इसी में आप भोजन के कार्य पढ़ते हैं, भोजन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक? भोजन का वर्गीकरण यानी कि जो हमारे नस्वर, अनस्वर, अर्धनस्वर, इस तरह से जो हमारे भोजन के प्रकार होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? स्रोत क्या होते हैं? और ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, ये हमारे 5 जो होते हैं ना, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है दीर्घ पोषक तत्व और एक हमारा होता है अ, सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ में हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों हमारे मैक्रो में आते हैं, यानी कि दीर्घ पोषक तत्वों में आते हैं। इनको हमें अधिक लेना होता है, ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। लेकिन जो हमारे प्रोटीन सॉरी, जो हमारे विटामिन और जो हमारे मिनरल्स होते हैं, इनको हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लेना होता है, बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है, बट लेना ज़रूरी है। अगर इनकी अधिकता हो गई तो विषाक्तता हो जाती है, अगर इनकी कमी हो गई तो भी हमारे लिए घातक हो जाते हैं, ठीक? चलिए, फिर इसी में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके आगे देखने को भी मिलेगा, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी से संबंधित रोग हो गए, लिवर सिरोसिस हो गया, यकृत से संबंधित, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। रक्तहीनता अर्थात एनीमिया क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अधिक भार क्या है? अल्प भार क्या है? आप बीएमआई क्या है? बीएमआर क्या है? आप इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जब हम इसी में रोगों में बात करते हैं तो हमारा हृदय संबंधी रोग जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यकृत संबंधी रोग जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं और जो हमारा किडनी संबंधी रोग होता है जिसे हम रीनल फेल्योर कहते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं। डायबिटीज़ के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, किन्हें होता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो हम जैसे मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, यकृत रोग हो गया, गुर्दा रोग हो गया, तो यहाँ पर हम ये तो देखते हैं कि हमारे जैसे मधुमेह की बात करें तो मधुमेह क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं? जैसे पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ये सारे हमारे मधुमेह के लक्षण होते हैं। इन मतलब जब मधुमेह हो जाता है तो हमें कौन से आहार देने चाहिए, किस तरह से हम इनको आहार देते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। वैसे हृदय रोग होता है, किस चीज़ को बैन कर देते हैं, क्या चीज़ देते हैं, तो इन बीमारियों में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। उसके बाद हम इसी में चर्चा करते हैं भार और मापन क्या होता है, कि हमारे शरीर का जो बीएमआई कैसे निकालते हैं हम। और इसी में हम कैसे मापन करते हैं, आहार आयोजन मतलब आहार आयोजन की विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से हम आहार का आयोजन करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न जो हमारी अवस्थाएँ हैं उसमें पोषण, अगर उपचारात्मक पोषण यानी कि जैसे
हम उपचारात्मक पोषण में किस तरह से आहार देते हैं? आहार संरक्षण क्या होता है? जैसे हमारे अचार हो गए, हमारे जैम जेली हो गए, मुरब्बा हो गया, इन सारी चीज़ों का हम संरक्षण कैसे करते हैं? कौन-कौन से इसमें हम मतलब संरक्षक का उपयोग करते हैं? इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। फिर हम कुछ फूड टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं कि फूड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे मैरिनेट करना क्या होता है। इसी के साथ-साथ हम कुछ कॉम्बिनेशन फूड के बारे में बात करते हैं, कुछ कटिंग टर्म के बारे में बात करते हैं। ये सारे टर्म हमने आपको आपकी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। ये आपको अ, पढ़ लेने हैं एक बार, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पायसम क्या है? ठीक? तो ये आपके जो कॉम्बिनेशन फूड होता है उसके अंतर्गत आपका पायसम आता है। आपका मैरिनेट करना क्या है, डाइस क्या है, आपके चिप्स कटिंग क्या है, तो ये सारे कुछ कटिंग टर्म होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फिर हमसे पूछा जाता है अंडा। अंडे के बारे में हमसे पूछा जाता है कि अंडा क्या है, इसका पोषक मूल्य क्या है, इसमें कौन से विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं, कौन-कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे अंडे की मैं बात करूँ तो इसमें बायोटिन आपका पाया जाता है, लेकिन जो एविडिन होता है, एविडिन आपका एक विषाक्त पदार्थ है जिसकी वजह से आपको बायोटिन नहीं मिल पाता है, ठीक? मांस क्या है? विभिन्न प्रकार के मांस जैसे आप क्वेश्चन बताइए जो लोग पुराने हैं कि सूअर के मांस को हम क्या कहते हैं, ठीक? दूध क्या है? तो दूध क्या होता है? कौन-सा पोषक तत्व पाया जाता है? कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? दूध विभिन्न प्रकार के दूध हम चर्चा करते हैं। दूध से बनने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। हम अनाज के बारे में बात करते हैं, तृण धान्य यानी कि धान हो गया, चावल यानी कि चावल, धान नहीं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन सब के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें हम करते हैं। थोड़ा-थोड़ा, यानी कि थोड़ा-थोड़ा कह रहे हैं, बट हमारा एक-एक दिन एक-एक टॉपिक होता है ये। एक दिन हम चावल पढ़ते हैं, एक दिन हम गेहूँ पढ़ते हैं, फिर हम मक्का, बाजरा ऐसे-ऐसे करके पढ़ते हैं। यहाँ पर आई थिंक हमने दाल मेंशन नहीं किया है, दाल पढ़ते हैं, सोयाबीन हम इसी में पढ़ते हैं, जो कि सोयाबीन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, पूछा जाता है बार-बार। भोज्य पदार्थों में मिलावट, जैसे आपको पता होगा अगर हम भोज्य पदार्थों में मिलावट की बात करें तो हमारे चाय पत्ती में उपयोग की हुई चाय पत्ती डाल दी जाती है। इमली के बीज का प्रयोग हम किसमें कर लेते हैं? जो हमारा कॉफ़ी होता है उसमें मिला दिया जाता है। जो हमारी पिसी हुई लाल मिर्च होती है उसमें ईंट का चूरा पीस के मिला दिया जाता है। तो इस तरह से मिलावटें हो जाती हैं, उनको हम कैसे पहचानें, कैसे जान पाएँ? जैसे आपसे पूछा जाता है कि अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिलावट की जाती है, यानी कि किस दाल की मिलावट की जाती है? खेसारी। अगर आप खेसारी के दाल का अधिक सेवन कर रहे हैं तो लैथरिज़्म नामक रोग हो जाता है। तो इस तरह से कुछ मिलावट होती है जिनको हमें पढ़ना होता है, जैसे सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट कर दी जाती है, ठीक? तो इन सब के मिलावट करने से मिलावट तो हो ही रहा है। अब मिलावट करने से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक? कुछ पेय पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, यहीं पर हम कॉफ़ी, कोको, चाय इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर कुछ मसाले हमारे होते हैं, मसालों के बारे में बात करते हैं, मसालों का राजा और रानी आप कमेंट करके बता दीजिए मसालों का राजा कौन है और मसालों की रानी कौन है? पाक विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं हमारी, आधारीय, उपापचय क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं और हमारा जो न्यूट्रिशन साइंस का मेन 5 ब्रांच होता है, वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। बट मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी हमारा फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस बच रहा है, तो कल की क्लास में कल आप जानते ही हैं कल है, कल क्या है? कल है हमारा न्यू ईयर, यानी कि कल जो है वो 2026 में हम प्रवेश करेंगे और 2025 को यहीं आज टाटा बाय-बाय करते हैं। कल हमारा नया साल, नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। कल की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो हमारे फिजियोलॉजी और जो हमारे हेल्थ साइंस का पार्ट बचा है उसको, साथ ही साथ मैं आपको कुछ बुक के बारे में बताऊँगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उन बुकों को ज़रूर लें और चाहे थोड़ा ही पढ़ें। यानी कि आप एक टारगेट बना लीजिए कि हमें 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप एक बार जब बुक पढ़ेंगे तो अब बुक का कोई तोड़ ही नहीं है, बुक के बारे में क्या ही मैं बताऊँ। अगर आप बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक्सटेंशन एजुकेशन की जब
क्लास लेंगे जिसमें हम शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, शिक्षण सामग्री में भी आपकी लिखित शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर बुक के महत्व को बताते हैं। हालाँकि आपको इतना अंदर जाना नहीं है बुक के बारे में समझने के लिए, आप सभी समझदार हैं, तो बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक? और साथ ही साथ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो आपके मतलब जो एलटी ग्रेड के बच्चे हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है फ्री वाला, अभी दिया है या आपके आस-पास जो हैं नहीं दिए हैं, देने वाले हैं, तो आपको जाकर अपने ओटीआर नंबर से आपको एंटर करना है और एक अपडेट आया हुआ है, जिसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाकर वहाँ पर अपना ओटीआर के माध्यम से आप जाकर अपना वहाँ पे आपको कुछ मतलब कुछ उन्होंने येस या नो में पूछा है, आप उसको वेरीफ़ाई कर दीजिएगा और उसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा, ये कंपल्सरी है सबके लिए, एक नोटिस जारी हुई है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं किया है या कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी 7 तारीख तक आपके पास टाइम है, 2 मिनट का समय लगता है, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी, किसी का ओटीआर नंबर लेकर उसमें आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से आप ओटीआर के थ्रू जाकर अपना जो है वहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक? चलिए, तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। आई थिंक आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, गले ने भी साथ देना छोड़ दिया है, बट कल आपका साथ मैं नहीं छोड़ूँगी, कल आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगी क्योंकि कल है न्यू ईयर, तो आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना जितना भी आप अगर आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो उनको रिवाइज़ करिए और जो भी एलटी वाले हैं, परेशान मत होइए आप लोग। मैं देखिए, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी मैं। मैं अभी मार्केट नहीं गई, मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे मार्केट जाना है, वहाँ से आपके लिए जिस फ़ॉर्मेट में आपको कॉपी मिलेगी वहाँ पर, उस फ़ॉर्मेट में एक कॉपी लेके आना है, उसमें आंसर राइटिंग करके किस तरह से आप अपने मतलब वहाँ पर स्पेस बचा-बचा कर चीज़ों को लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको लिखने का आइडिया मिल जाए। यहाँ जैसे इस तरह से आपको लिखना ना पड़े, ठीक? तो चलिए, बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और कल हम अपने बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपनी बुकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस ये इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, ठंडी बहुत है। पूड़ी-वूड़ी बना कर के खूब खाइए, खूब पराठे-वराठे बनाकर खाइए। चलिए, टाटा बाय-बाय।